Welcome world, this is Mayank Srivastav and I'm your teacher for physics class. I started making YouTube video and enjoyed it very much, so I decided to keep going on. Do subscribe and like this channel, it makes the pain worth. Our very first chapter is units and measurement. What is units and what is measurement? First of all, I would like to tell you that I'll be bilingual during the entire session. So यूनिट्स एंड मेजरमेंट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर एक बात आती है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों हमें किसी चीज़ को यूनिट देना पड़ता है, क्यों हम किसी चीज़ को लीटर बोलते हैं, किसी को किलो किलो में मेजर करते हैं और फिर क्यों उसे मेजर करते हैं। दोनों वर्ड दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इन दोनों चीज़ों को समझा जाए थोड़ी देर के लिए। बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट हम ले लेते हैं एक छोटा सा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि गाँव वाँव में कि इनफैक्ट कि एक इसको सिस्टम बोला जाता था। उसमें होता क्या था कि जैसे जब कोई लोग आते थे तो वो कोई सामान देते थे, उसके बदले में कोई सामान लेके जाते थे। तो ये पुराना सिस्टम था। तो वहाँ पे क्या होता था, मेजरमेंट नहीं होता था। वहाँ पे चीज़ें एक दूसरे को एक के बदले एक दी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को जूता पॉलिश कराना है तो वो कॉबलर के पास जाता था, जूता पॉलिश कराता था और उसके बदले उसे कोई भी अनाज दे देता था, चावल दाल गेहूँ। ये पुराना सिस्टम हुआ करता था। फिर हमारे देश या फिर कह सकते हैं कि इस पूरे इंटायर वर्ल्ड में एक चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ जिसका नाम था करेंसी। तो हम पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, करेंसी। जब से करेंसी आई तो क्योंकि करेंसी की वैल्यू फिक्स होती है, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना इस वैल्यू को, जब इसकी वैल्यू फिक्स है, जब हम इसे किसी को दें तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें चीज़ें भी मिले। तो कह सकते हैं कि तब से चीज़ों का मेजरमेंट शुरू हुआ। तो ये तो पहला फेज था मेजरमेंट का। दूसरा फेज क्या होता है, मेजरमेंट क्यों बहुत जरूरी है, कि कभी कभी जब चीजें मेजरमेंट, कुछ चीजें बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसको मेजर करके यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियर पावर है, उसमें हमें यूरेनियम का यूज करना है। तो यू नो ऑल की यूरेनियम बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव मेटल है। तो उसमें हम एरर नहीं ला सकते ना कि 1 ग्राम ज्यादा हो गया, 1 ग्राम कम हो गया। तो बहुत मेजर चीजें जाती है, तो इसलिए मेजरमेंट चीजों का बहुत जरूरी है, बहुत बड़े लेवल पे भी और बहुत छोटे लेवल पे। इनफैक्ट आजकल सारी चीजों में बहुत मेजरमेंट है। हर चीज प्रिसाइजली और एक्यूरेटली बनाने के लिए हम मशीन का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मेजरमेंट्स की। यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स हमें बताती है कि अगर ये चीजें हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि लीटर, तो तुम्हें पता रहेगा लीटर मतलब किसी लिक्विड चीज का यूज किया जा रहा है, बातें कर रहे हैं। केजी किसी सॉलिड चीज का। अगर हमने कहा कि 2 केल्विन, या फिर मतलब इट्स नॉट पॉसिबल 2 केल्विन, कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल की 400 केल्विन, तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे टेम्परेचर। तो हमें ये अंदाजा मिल जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं इसी पीडीएफ में। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा हमारी वेबसाइट पे www.g10classes.com। आप वहां से उसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। सो द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसा कि हमने बताया, मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, आपके पास कोई भी चीज हो, आपके चारों तरफ, उस चीज को उठा लीजिए और उसको किसी स्टैंडर्ड यूनिट से आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। जस्ट दिस प्रोसेस कॉल्ड मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल कभी आप, ये मेरा फोन है, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है स्टैंडर्ड यूनिट कि फोन का एक वेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड वेट होता है। उसको उससे ज्यादा कर देंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होने लगता है, उसमें रेडियो एक्टिव मेटेरियल। तो आप इसको जब वेट करेंगे तो ये आएगा 0.25 या फिर 250 समथिंग, ऐसे ही ग्राम में आता है। तो ये क्या होता है, मेजरमेंट करना। अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। फिजिक्स जब बनी, उसमें बहुत सी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो जितनी क्वांटिटीज हम फिजिक्स में यूज करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हमें मेजर भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमें वेलोसिटी चाहिए, तो हम कहीं जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। फिर उसके बाद टाइम देखना होगा, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी मेजर करना है, टाइम भी मेजर करना है। तो द बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज यूनिट्स, व्हाट इज यूनिट, यूनिट पे देखते हैं क्या होता है।
अ डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। अब भैया बात आई कि यूनिट क्या है, तो देखिए क्या होता है कि एक सबसे पहला तो बेसिक की यूनिट क्या है कि मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए, आपने कहा कि भैया 1 किलो हमें दे दीजिए, कोई भी चीज़ 1 किलो दे दीजिए। तो वो 1 किलो कैसे देगा, वो करता क्या है, जब आप जाते हैं तो तराजू बोलते हैं ना इसे, हाँ आपके यहाँ तराजू उठाता है, ठीक है, हम लोग मेजरिंग बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं तो तराजू उठाता है, उसके एक तरफ क्या रखता है, वो आपका सामान रखता है, आपका जो भी सामान होगा वो इधर रख देगा, ठीक है। और एक तरफ क्या रखेगा, बटखरा। बटखरा क्या होता है कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड यूनिट, यही क्या है आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ये स्टैंडर्ड यूनिट बटखरा। तो इसके जब ये स्केल बराबर हो जाता है तो आपको वो दे देता है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि मेजरमेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड यूनिट कहाँ है, ये इसके बराबर जो भी आपका वेट होगा वो आपको दे देगा। तो ये सारी चीजें हैं हमारी स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है कि किसी चीज को अगर हम बोलते हैं 1 किलो, तो वो 1 किलो कैसे माना जाएगा, हम बताएंगे, आप बताएंगे। तो 1 किलो जब किसी ने डिफाइन किया होगा तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि 1 किलो स्टैंडर्ड कितना होता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई चीजें जो हर जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो वो क्या होती है, यूनिट्स होती है। स्टैंडर्ड यूनिट कैसी होनी चाहिए, देखिए। अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल। मान लीजिए हमने कहा कि 1 किलो दे दीजिए, क्या 2 साल बाद 1 किलो की वैल्यू वही रहेगी कि बढ़ जाएगी। तो अगर हम 1 किलो का वो किसी चीज को 1 किलो का यूज कर रहे हैं, तो अगर हम चाहें तो फिर उस तरह सेम चीज प्रोड्यूस कर सके। तो स्टैंडर्ड यूनिट को रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार बनाए और फिर भूल गए क्या था। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सही बात है कि जो चीज यहाँ चल रही है वही चीज कहीं और भी ले जाएंगे और आप बोलेंगे तो वो उसे समझ में आना चाहिए, हर जगह एक ही चीज हो तभी तो। आप कोई चीज मान लीजिए कि केक लेते हैं, बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल है केक का। केक क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भैया कि 2.2 पाउंड केक दे दीजिए, 3 पाउंड केक दे दीजिए। आप चले जाइए ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप बोलिए कि 2 पाउंड केक दीजिए, तो सेम अमाउंट ऑफ केक देगा। तो ये होता है इंटरनली एक्सेप्टेड थिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ फिजिकल यूनिट्स में। फिजिकल यूनिट्स क्या होती है, अब हम लोग धीरे धीरे फंडामेंटल यूनिट्स, दिस इज फंडामेंटल यूनिट। अब हमारी जो यूनिट्स होती हैं, कुछ लोग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिवाइड करना चालू किया। तो देखिए कुछ होती है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, दिस इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसमें जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज रहेंगी वो एक दूसरे से क्या रहेंगी, इंडिपेंडेंट रहेंगी। जैसे अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं लेंथ। जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे तो वो किस में करेंगे, मीटर में करेंगे, और मीटर का सिंबल क्या होता है, एम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मीटर केजी या सेकंड पे डिपेंड नहीं है, ये अकेला एक सिंगल यूनिट है, इसलिए इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या है हमारे पास, मास है। मास को भी देखिए आप, केजी है, टाइम का सेकंड है, टेम्परेचर का केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब होता है कि किसी चीज में कितनी इंटेंस चमकने की शक्ति है, ल्यूमिनस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, मोल, MOL। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये उसके सिंबल है, हम लोग यूज भी करते हैं, लिखते हैं। और ये उसको फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये उसका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारे पास 7 तरीके के होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दिस इज ऑल वी नो अबाउट फंडामेंटल यूनिट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं कि इसके अलावा हमने दो और यूनिट्स लिए, जिसमें एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल के बारे में अगर हमें बताना होगा तो प्लेन एंगल बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत 10th 9th 11th हर बार यूज किए हैं। प्लेन एंगल क्या होता है कि दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। थीटा, रेडियन भी दिखाते हैं, ठीक है, थीटा। तो ये रेडियन होता है। अच्छा, और सॉलिड एंगल क्या होता है, स्टेरेडियन। यहाँ पे देखेंगे आप कि ये थोड़ा आपका 3 डायमेंशनल होता है, समझ रहे हैं।
तो इस दोनों में मेन अंतर यही है कि ये 2D में यूज होता है और ये 3 डायमेंशनल में होता है। अगर आप कहें तो हम इसे जूम करके दिखा दें। ये आपका स्टेरेडियन है, यहाँ पे बनने वाला एंगल, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बनने वाला एंगल को ही हम लोग बोलते हैं स्टेरेडियन। ठीक है, एसआर से डिनोट करते हैं, ये हमारा सॉलिड एंगल होता है, कभी कभी इसे सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, स्टेरेडियन में मेजर होता है। तो ये हमारी फंडामेंटल यूनिट थी, जिसमें 7 सिंपल थी और 2 सप्लीमेंट्री थी जो हमें दी जाती हैं, आप इसका यूज करके अपनी चीजों को आसान कर सके। अच्छा भैया कि ये सारी चीजें हो गई, अब हमारे पास आती है डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? ये डिराइव्ड यूनिट वो सभी यूनिट जो फंडामेंटल से मिल के बनती है कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड हमारा होता है, बताइए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम डिस्टेंस किस में मेजर करेंगे? ऑब्वियसली मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये है कि ये जो हमारी स्पीड जो यूनिट है वो हमारी 2 चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक लेंथ पे और एक टाइम पे। तो देखिए कि ये डिराइव्ड यूनिट है, ये लेंथ, ये फंडामेंटल से मिल के बन रही है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि डिराइव्ड यूनिट। इसके अंदर भी कई तरीके को, इनफैक्ट मोस्टली हमारे पास डिराइव्ड यूनिट ही होती है, क्योंकि 7 और 2 यानी 9 फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री मिलाने के बाद जो बचती है वो सारी डिराइव्ड यूनिट है। इसके कुछ एग्जांपल हमने दे दिए हैं, वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, आगे भी कई हैं, और बाकी जितनी भी आप पढ़ेंगे वो सब डिराइव्ड में ही जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वही चीजें जो हम कह रहे थे कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे कुछ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कर भी नहीं सकते इस चीज़ों को, लेकिन एक ब्रीफ ले लेते हैं कि आखिर थोड़ा, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें अगर हम बोला जाए 1 किलोग्राम कितना होता है, तो देखिए 1 किलोग्राम क्या होता है कि अ सिलेंड्रिकल प्रोटोटाइप मास मेड अप ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम अलॉय ऑफ हाइट 39 mm एंड डायमीटर 39 mm, इट इज मास इतना एटम और देख रहे हैं कितना प्रिसाइज चीजें लिखी हुई। तो ये क्या होता है, इतने बराबर की 39 mm हाइट की और 39 mm डायमीटर की एक रॉड है जिसका मास इतने कार्बन एटम 12 के बराबर है, उसको बोलते हैं 1 kg। तो इसीलिए हमने कहा कि इसको याद करने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता। सेम 1 मीटर 1 सेकेंड एटॉमिक क्लॉक होती है, वहां पे इतने टाइम्स इन एन सीजियम एटम वाइब्रेट। एक सीजियम एटम जब इतनी टाइम वाइब्रेट करता है तो एक एटॉमिक क्लॉक का 1 सेकेंड होता है। तो ये देखिए सारी स्टैंडर्ड यूनिट है 1 एम्पियर। ये क्यों दी हुई है यहाँ पे? ये दी इसलिए दिए हैं, इनका बेसिक इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमें हमारी जो यूनिट होती है वो रिप्रोड्यूसिबल होती है, तो अगर कभी हमें ज़रूरत पड़े रिप्रोड्यूस करने की तो हम इसका यूज़ कर सकें। ये स्टैंडर्ड तरीका है, बस इसलिए हमारे पास दी हुई है। अब आगे चलते हैं, देखिए कि होता क्या था कि पहले तो लोग बहुत दूर दूर रहते थे, मतलब उतना वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे सबको, ग्लोबल लेवल पे कनेक्शन नहीं था इंग्लैंड से इंडिया का, तो हर जगह ऐसा रहता नहीं था। तो सबने क्या किया, अपना अलग अलग सिस्टम लगाया था। जैसे कि क्या होता है कि सीजीएस सिस्टम होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें क्या चलती हैं, सेंटीमीटर, मास और टाइम सेकंड में। एफपीएस, फुट, मास, हम लोग केक वगैरह लेते हैं पाउंड में, तो ये वही सिस्टम है, टाइम सेकंड ये आया है। एमकेएस सिस्टम, मीटर, मास, केजी और टाइम। तो आप देखेंगे कि हमारी जो पुरानी 3 तरह की सिस्टम यहाँ थी, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। कुछ ऐसा याद करने का है नहीं, बहुत ही बेसिक चैप्टर है, कुछ इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो हम आगे देखेंगे और हर जगह यूज़ करेंगे, इसलिए इसे पहले रखा गया। बाकी इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं पिछले 10 साल की स्टडीज में अपने आप में कहीं एक्सपीरियंस की होगी। सेंटीमीटर में आपने बात की होगी कभी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, आपने ग्राम का यूज किया होगा, आपने फुट का भी यूज किया होगा, आपने पाउंड का भी किया होगा, आपने मीटर का भी किया होगा, किलोग्राम का भी किया होगा, सेकंड का भी किया होगा। तो ऐसी कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपने जो यूज किया है उसका इम्पोर्टेंस अगर आप समझेंगे अब, तो आपको ज्यादा आगे फिजिक्स में बेस बनेगा। फोर्थ इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? अच्छा, ये वही एक यूनिट है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। लास्ट में हमें दिया गया कि भैया ऐसा है कि इसी यूनिट का हम सब इस्तेमाल करेंगे। इसी के अंदर आपकी वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स आती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एम्पियर मतलब करंट, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। और दो सप्लीमेंट्री, रेडियन और स्टेरेडियन। तो एसआई यूनिट के अंदर ही हमारी ऊपर की फंडामेंटल जो हम लोग पढ़े थे और सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। ये आपके लिए कुछ रिलेशन हमने इंपॉर्टेंट दे दिया है। बेसिकली जैसे कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है। थोड़ा स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम है, ये सब स्क्रिप्ट हो गया है, सुपर स्क्रिप्ट होगा, तो इसी को बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद क्या है, आपका मास है, मेट्रिक टन, पाउंड। ये देखिए पाउंड कितना होता है, ये अप्रोक्स हाफ केजी के अराउंड होता है। एटॉमिक मास यूनिट, फिर लीटर कितने होता है, डाइन, केजीएफ, प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, क्या उसकी वैल्यू होती है, वर्क एनर्जी, पावर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हमने यहाँ दे दी है, वो ये चीज है कि यहाँ पे देखिए थोड़ा कि सपोज ये 1 है और ये क्या है, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, तो ये 10⁻n है। ठीक, तो देखिए कि ऊपर चल रहे हैं और नीचे क्या हो जाएगा, -1, -2, -3। तो ये ऐसे बढ़ रहा है और ये घट रहा है। एग्जैक्टली तो अब क्या है कि देखिए इसको पढ़ते क्या है, ये डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एट्टो। तो ये नीचे आता है 10⁻18 तक और ऊपर जाता है 10⁻18 तक। कैसे इसको यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा कि भैया 10 नैनोमीटर है, तो हमने इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। नैनो की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे चेक कीजिए, नैनो, नैनो मतलब दिस 10⁻⁻9, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नैनो की वैल्यू रखिए 10⁻⁻9 और मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर। ये चीज है यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं। इस तरह आप 1 सेंटीमीटर को भी बदल सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर को बदल सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट तो ऊपर आपको बता ही दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम को बोलते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं नीचे, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हैं, जैसे बहुत आप यूज करेंगे ग्रेविटेशन में जाके फर्मी का यूज करेंगे, नहीं ग्रेविटेशन में फर्मी का नहीं, ग्रेविटेशन आप एटॉमिकल न्यूक्लियस जब पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है और एटम का जो रेडियस होता है वो फर्मी लेवल पे चलता है, तो वहां पे आप फर्मी यूनिट का बहुत यूज करेंगे, एक्सरे यूनिट का बहुत यूज करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लार्ज डिस्टेंस के लिए होती है, आप देख रहे हैं 10⁻11 मीटर की डिस्टेंस है। लाइट ईयर आप देखेंगे कि जब इतने मीटर होता है। लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है कि अगर लाइट की स्पीड से कोई चीज चले तो 1 साल में वो कितनी दूर जाएगी। पारसेक क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। तो ये सारी चीजें हैं जो यूनिट आपको दी गई हैं कि ऐसे ऐसे अगर बहुत बड़ी चीज है तो ऐसे मेजर करिए, छोटी से छोटी चीज को कैसे मेजर करिए। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, गैलेक्सी का किलोग्राम, सन, मून, ये सब कैसे मेजर हुआ होगा। होमवर्क है आपके लिए, सोचिए। होमवर्क है कि how can someone measure the weight, the mass of galaxy, the mass of sun, the mass of moon, the mass of asteroid eros? How? Next topic is dimension. What is dimension? Dimension of any physical quantities are those power which are raised on fundamental units to express its unit. देखिए फंडामेंटल यूनिट सिंपल सी बात लेंथ थी, फंडामेंटल यूनिट को पढ़ तरीका मीटर, सिंबल एम, डायमेंशन एम। तो जब फंडामेंटल यूनिट्स को दिखाने का जो बेसिक तरीका है वो एम होता है। लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को टी, कैपिटल के तुम्हारा टेम्परेचर को, एम्पियर करंट को, कैंडुलर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को और अमाउंट ऑफ मोल, ये उसका डायमेंशन है। और अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज का बताते हैं तो इन्हीं की पावर में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल रेज टू द पावर 2। ये हमारा डायमेंशन होता है। इसी तरह मास है, टाइम है। एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो कि स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन जब भी दिखाते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा।
वी यूज ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट टू डिनोट डायमेंशन। तो स्पीड अगर देखा जाए तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, एंड टाइम किसका है, सेकंड में, उसका डायमेंशन ये है। तो अगर हम कभी लिखेंगे तो एल टी माइनस 1, क्या ये डायमेंशन है, नहीं, डायमेंशन ये शो करता है, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, एरिया का, वॉल्यूम लीटर क्यूब सॉरी, वॉल्यूम एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, तो वो उसका डायमेंशन है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, यहाँ पे एक कंप्लीट लिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपकी बुक में एक इससे भी बड़ी कंप्लीट लिस्ट होगी, लेकिन हाँ ये कुछ एग्जांपल हैं जिसमें जो ये 1 to लेके 10 तक है जिसको मैंने यहाँ पे डाले हैं, वो आपको जनरली बहुत ज़्यादा यूज होंगे। फॉर एक एग्जांपल कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे किसी एक के यूनिट का इस्तेमाल कर लेते हैं, वर्क मान लीजिए, चलिए। तो हमें पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्यों, इजंट इट, यस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ। चलिए मास को क्या लिखेंगे, m, इस मास का डायमेंशन m होता है, अभी ऊपर देखा। बेसिकली देखिए हमें करते क्या है कि हम डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल में लाते हैं। देखिए फंडामेंटल्स में ला दिए, जब फंडामेंटल में ला देते हैं तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन का एल टी माइनस 2 होता है और इसका एल होता है, ठीक है। अब इसको क्लब कर दीजिए सबको एक साथ, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये उसकी हमारी डायमेंशन आ गई, वर्क एम एल टू टी माइनस 2, और यूनिट आपको पता है ये वर्क की जूल होती है। तो ये कंप्लीट है लिस्ट, आप इसमें से ऐसे निकाल, बेसिकली कुछ रटने जैसा नहीं है, हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ लिस्ट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे जैसे हम 11th में पढ़ेंगे आगे तो हम आपको हर चैप्टर पे बताएंगे कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देन व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वी विल कवर all this in this entire 11th session. Next is what is homogeneity principle. Homogeneity principle क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड किस, सपोज आपके पास इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे इक्वेशन सर, मैं बताता हूँ। इक्वेशन क्या है कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हो गई इक्वेशन। आर क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, हम इसे लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये की क्वेश्चन हो गई। तो एक इसका लेफ्ट हैंड साइड और एक इसका राइट हैंड साइड, दिस इज एल एच एस और दिस इज आर एच एस, राइट हैंड साइड। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसका डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होगा। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन must be equal to the right hand side of that equation. Let's prove this key. And if it is not, it shows that the equation is not correct. And since here we are going to prove this कि LHS का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे वेलोसिटी एल टी माइनस 1, ओके, एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी माइनस 1, एंड डायमेंशन इधर क्या होगा, डायरेक्शन का एल टी माइनस 1। इसको जब क्लब कर लेंगे हम लोग तो एल टी माइनस 1। तो हेयर वी कैन क्लियरली सी कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो किसी भी इक्वेशन जो भी हम फिजिक्स में इन दिस इंटायर यूनिवर्स, और कह सकते हैं कि 11th के सेशन में, 12th के सेशन में, BA BTech कहीं भी आप यूज करेंगे, और अगर आपके पास फिजिक्स की कोई इक्वेशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AH, या फिर कोई भी, वहां पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज होगा ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब वो इक्वेशन करेक्ट नहीं। अच्छा, हमने पढ़ लिया यूनिट क्या होती है, बेसिक, हमने पढ़ लिया मेजरमेंट क्या होता है, बेसिक, डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल्स के डायमेंशन कैसे दिखाते हैं, डिराइव्ड के डायमेंशन कैसे दिखाते हैं। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कि डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है, पढ़ने के बाद हम इसका यूज कैसे करेंगे।
तो अभी अभी आपने देखा होमोजेनिटी प्रिंसिपल, तो पहला तो एग्जांपल यही हो गया कि हम चेक करेंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, जो भी इक्वेशन दी गई है, वो करेक्ट है कि नहीं, जिसका यही देखना होता है, जिसको हम करेक्ट किससे देखते हैं, होमोजेनिटी इक्वेशन, LHS इज इक्वल टू RHS। दूसरा एप्लीकेशन, टू चेंज फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जी, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चेंज किया जाए। इसका एग्जांपल देख लिया जाए कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास आता है कि, एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस थिंग्स। जी, तो सपोज क्वेश्चन आता है कि हमें वन एग्जांपल 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो कैसे चेंज करेंगे 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो अब इसको यहाँ पे यही क्वेश्चन है, तो चेंज फिजिकल क्वांटिटी वन वन सिस्टम किलोमीटर टू सेंटीमीटर। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने का क्या तरीका है कि, ऑलराइट, मतलब हम कर सकते, देखिए कई तरीके होते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन क्योंकि आप 11th में हैं और आपके पास एक पर्टिकुलर टाइप है क्वेश्चन का, तो इसको सॉल्व करने के भी तरीके हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको इसी तरीके से बताया जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन सॉल्व करने के तो कई तरीके हैं, जैसे 1 किलोमीटर को आप लिखते, किलो अभी पढ़े हैं, 10⁻³ मीटर इज इक्वल टू, किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जी, तो क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 किलोमीटर। लेट्स स्टार्ट कन्वर्जिंग कि 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁵ किलो सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो इस तरह से ये सिंपल कन्वर्जन है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी हो जाएगा। और बाकी इसका जो क्वेश्चन है, हम इसका क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे। थर्ड इसका एप्लीकेशन क्या है, टू ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कहा कि किसी चीज का, मान लीजिए हमने कहा कि एक पेंडुलम है, जिसमें पेंडुलम से लेंथ है, लेंथ से नीचे बॉब है, और वो एक ऑस्किलेशन कर रहा है। तो अभी इसका जो टाइम पीरियड होगा वो इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस पे कैसे इक्वेशन बताया जाए, तो इसको भी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, बॉब का मास है, तो इनसे मिला के एक रिलेशन बनाना, ये हम इसका एप्लीकेशन है जो कि हम करेंगे। ये तीनों पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मेरी आएगी तो उस पर इन तीनों का क्वेश्चन रहेगा, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CBSE में पूछे जाते हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? कभी कभी आपने, अच्छा इसका एग्जाम्पल यूज क्या है कि कभी कभी आप जेई वगैरह का पेपर देंगे तो होता क्या है कि 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4, उसमें क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन आएगा 0.4, 4.0, 10⁻⁻1, या फिर 0.400, या फिर 0.4000। तो ये सब एक ही जैसे लगते हैं, तो यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कभी भी आप पीछे से अपने आंसर को मिलाते होंगे तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं डिजिट का फेर आ रहा है, या फिर कुछ डिजिट ज़्यादा निकालते हैं, कुछ डिजिट कम निकालते हैं, आप भी राउंड ऑफ करते हैं, जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो भी राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हल्की सी जो डिफरेंस आती है वो अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ेंगे और इसका यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेशन में,
तो कभी नहीं आएगी। और आपका कैलकुलेशन जो कहते हैं ना कि एक्यूरेट कैलकुलेशन बुक के आ जाए, तो वो यहीं से आती है। हम लोग इसी चीज़ें का इस्तेमाल नहीं करते और अपने मन से राउंड ऑफ करते। तो यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि दी गई हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे आगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ऑफ डिजिट्स about the correctness of which we are sure plus the next doubtful digit। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में हम दो चीजों का यूज करते हैं। अगर सपोज कर लीजिए हमने लिखा 2.4569, तो यहाँ पे ये मान के चलता जाता है कि डिग्री ऑफ करेक्टनेस हमारी है यहाँ तक, 2 से लेके 6 तक डिग्री ऑफ करेक्टनेस, नंबर ऑफ डिजिट्स अबाउट द करेक्टनेस ऑफ विच वी आर श्योर। और ये 9 क्या है, ये 9 हमारा डाउटफुल डिजिट है। कैसी है, डाउटफुल। तो श्योर प्लस डाउटफुल डिजिट को ही मिला के हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर। कितने तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड कर सकते हैं। रूल कितने तरीके से नहीं, बेसिकली हम कहेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल्स क्या है। तो यहाँ पे पढ़ना चालू करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जी जी कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं हमारे पास, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है 4362 मीटर, तो ये क्या है, आपका सिग्निफिकेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कुछ चीजों से आप बच नहीं सकते। आप वीडियो बना रहे हैं और पीछे से कोई आके आपको करे ना, तब तक कैसे आपकी वीडियो सफल होगी, ये तो शुभ माना जाता है, वही चीजें। तो ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन, लेट्स स्टार्ट अगेन कि ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर 202 लिखा हुआ है तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस पहले इन्हें कर ले रहे हैं। आपको भी रेट पता ही चल गया होगा सब्जी का। मेजरमेंट यूनिट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए जितनी भी जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल 6250 अगर लिखा हुआ है तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, ये सारी चीजें कब बात हो रही हैं, ये डिजिट्स ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। इन अ डिजिट लेस देन 1, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ऑल डिजिट राइट टू द देखिए ये डिजिट है और डेसिमल के राइट साइड में, ऑल जीरोस राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे या फिर नॉन जीरो के पीछे, ये सभी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया, 3 आया। ओके, फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा समझने में, कि अगर आपकी डिजिट 1 से कम है तो जितने भी डिजिट्स जीरो राइट साइड होंगे डेसिमल के राइट साइड जितने भी जीरो होंगे, और टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, और या फिर नॉन जीरो डिजिट्स के इधर, वो सभी
सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स के बाद होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेकिन डेसिमल, ठीक है, डेसिमल के पॉइंट में तो 4750, तो ये डेसिमल हो गया, ठीक है, ये हो गया। जैसे इस इन दो चीज में क्या अंतर है, सेम चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे कि एक मिनट, हाँ, कि ये ये दो जो वैल्यू हैं ये थोड़ा अगर आप समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है 6250, यहाँ पे भी लास्ट में जीरो है, और 1.4750 यहाँ पे भी लास्ट में जीरो है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, इसका 4 है, तो इसका 5 है, सॉरी इसका 5 है। तो ये जीरो यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे नहीं, क्यों? क्योंकि ये डेसिमल का यूज यहाँ नहीं हुआ है। जब डेसिमल का यूज होगा तो जो नॉन जीरो के राइट में होगा वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि 1.4750 तक यूज हुआ है। ऑलराइट, ओके। अब क्या होता है कि अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर देखना सीख गए, अब इसका यूज क्या होता है। मान लीजिए आपने एडिशन किया, L1 क्या था 4.326 और 1.50, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.826, लेकिन आपके पीछे आंसर क्या आ रहा होगा 5.83। तो ये कैसे आया? तो इसका जो रूल है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू, फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, दैट इज दिस, रिजल्ट should retain the least decimal place as in the various numerical values। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज में देखेंगे कि डेसिमल के बाद इसमें कितने वैल्यू हैं, इसमें डेसिमल के बाद कितने वैल्यू, तो जिस कम वैल्यू होगी आफ्टर डेसिमल, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे इसमें होगा 0.326, तो इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो जो लीस्ट वाली होगी तो उसी पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, लीस्ट था 2, तो हम डेसिमल के बाद 2 गए, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देखिएगा, इसका यूज कीजिएगा जब भी आप सॉल्व कीजिएगा डेसिमल कैलकुलेशन, तो यहाँ पे ऐसे ही सिग्निफिकेंट फिगर का यूज कीजिएगा, आपका आंसर हमेशा सही आएगा और मैच करेगा एग्जैक्टली बुक से। नेक्स्ट, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एरिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है, ब्रेथ है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया, लेकिन हमारा फाइनल आंसर पीछे ये आ रहा है, अगेन वाई ये, तो यहाँ पे जो इसका है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसमें जो भी इन दोनों में से जिसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी उसी को यूज कर लेंगे। इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, इसका सिग्निफिकेंट नंबर 3, तो हम 3 सिग्निफिकेंट नंबर का आंसर देंगे। याद हो गया, कोई दिक्कत दिमाग में कई बात, एक बार फिर से जल्दी से क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसका यूज करते हैं, यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। कैलकुलेशन आप कीजिए बेधड़क, कभी गलत नहीं होगा। राउंडिंग ऑफ, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, राउंड ऑफ का सर यूज क्या होता है? यूज ये होता है कभी कभी हमें उतने डिजिट तक नहीं जाना रहता, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आंसर आ रहा है 5 डिजिट का, हमें चाहिए 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का आंसर भी लाना है और वो मैच कर जाए आपका, तो उसके लिए हम राउंडिंग ऑफ का यूज करते हैं। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है, समझ रहे बात, तो जो उससे पहले वाली डिजिट है वो वैसी ही रहेगी, 1.54 विल राउंड टू 1.5, अगर 5 से ज़्यादा है तो एक एक्सीड हो जाएगी, रेज हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, 1.49 कहाँ चला जाएगा 2.5 पे। आई डोंट थिंक anyone have any problem regarding this 2 point। now third point, if the digit to be dropped is 5, अगर लास्ट डिजिट ही 5 आ गई तब क्या किया जाए, तो अब उससे पहले वाली डिजिट को देखेंगे, then the preceding digit is raised by 1। कब? if the digit to be dropped is followed by digit other than 0। देखिए बात समझिए कि अगर if the digit to be dropped, जिस डिजिट को हमें हटाना है, जैसे मान लीजिए 5 को हमें हटाना है, बाई डिजिट अदर देन 0, 0 के अलावा हो, ठीक है, उसमें जो होगा 6 होगा बेसिकली। अब देखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, 5 के बाद 0 आ रहा है जैसे ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 बढ़ा देंगे इफ इट इज ऑड, अगर ऑड नंबर है यार, देखिए ये 5 है, यहाँ ऑड नंबर है, तो जब इसमें होगा ऑड नंबर पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बढ़ जाता है, और जब इवन होता है तब नहीं बढ़ता है, समझ गया बात।
सिंपल सी। ऑड पे एक नंबर रेज कर देंगे। अगर लास्ट डिजिट 5 है जो आपको ड्रॉप करना है तो अच्छा, कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज है यहाँ पे, हम आपको क्लियर कर देते हैं जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे आगे। इन 2 पॉइंट में थोड़ा सा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर हमें 5 नंबर वाली डिजिट को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है, हम चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए और 3 पॉइंट और एक डिजिट रखा जाए, लेकिन फॉलोड बाई डिजिट अदर देन 0, लेकिन उसके बाद जो डिजिट है उसमें उसके पीछे कोई भी डिजिट आ रही है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है, कोई भी डिजिट है, ठीक है, तो देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाई 1, तो पीछे वाली डिजिट को एक आप बढ़ा दीजिए। लेकिन अगर आप अगेन ऐसा ही कुछ आ रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाई 0, लेकिन 5 के बाद कोई 0 आ जा रहा है, तो आपको क्या करना है, इवन और ऑड देखना है। अगर ऑड हुआ तो आप एक बढ़ा देंगे और इवन हुआ तो वहीं पे छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अभी आपको समझ में आ जाएगा लेकिन आप बाद में फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए अभी ही इसे बहुत बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम शुरू करते हैं इसको समझाना कि सपोज ये मेरा फोन है, ठीक है, ये फोन है और इसका वेट हमारे पास है 249 ग्राम, ठीक है, ये क्या है, मेरे फोन का वेट है, एग्जैक्ट 249 ग्राम है। अब हमने कहा कि चलिए कोई ए ने मेजर किया है और बता रहा है कि 248 ग्राम आया है, कहीं मेजर किया होगा। बी भी मेजर करके लाया, उसने कहा कि नहीं सर ये 248.8 ग्राम है। सी ने मेजर किया, इसने कहा कि ये सर 249.5 ग्राम है। तो हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए। तो इसमें से एक्यूरेट कौन है, बात करते हैं एक्यूरेट। पहले एक्यूरेसी समझ लेते हैं। एक्यूरेसी तो कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, जो हमारी ट्रू वैल्यू के पास हो, ज़्यादा करीब हो। देखिए एक्यूरेसी इज द मेजरमेंट हाउ क्लोज द मेजर वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू। हमारी ट्रू वैल्यू क्या है, 249 ग्राम। तो 249 ग्राम से जो सबसे क्लोज होगा तो वही सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो हमारे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा क्लोज है, ठीक है, किससे, 249 से। तो ये पहले नंबर पे एक्यूरेसी है, उसके बाद ये है सेकंड और उसके बाद थर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एक्यूरेसी। कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, बस इतना है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, मेरे फ़ोन का वेट 249 ग्राम है, तो जो इसकी सबसे करीब वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 249.5 या फिर 248.8, तो इनमें भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ, जो सबसे ज़्यादा करीब है। तो ये क्या है, 248.8 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रेसिजन। प्रेसिजन होता है कि कितने डेसिमल के डिजिट के बाद भी हम कैलकुलेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका भी है कि मान लीजिए, अब इन्हीं दोनों को देख लीजिए, ये दो वैल्यू जो थी हमारे पास, थोड़ा कलर का चेंज करते हैं। एक ने कहा कि सर 248.925 ग्राम है, और किसी ये ए का था, और मान लीजिए बी ने आके कहा सर ऐसा है कि 248.92 ग्राम है। तो अब यहाँ पे समझा जाए प्रिसिजन क्या है। देखिए कि डेसिमल के बाद ये कितने डिजिट तक गया है, 3 डिजिट तक, और ये 2 डिजिट। तो जो जितना ज़्यादा डिजिट तक कैलकुलेशन देगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रीसाइज होगा, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब कितना क्लोज वो जाके हमारे कैलकुलेशन से हमारा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। डेसिमल के बाद जाके 0.925 और ये 0.92 जो आंसर होगा वो हमारा ज़्यादा प्रिसाइज होगा। एग्जाम्पल देख लिया जाए, अगर मान लीजिए ट्रू वैल्यू 3.678 सेंटीमीटर है, दो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वॉल्यूम अप टू 1 लेस, जिसमें रेजोल्यूशन 1 तक है। 1 का मतलब होता है कि एक ये मेजर करेगा 3.7, 3.9, तो ये उसका रेजोल्यूशन है। जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो उसका रेजोल्यूशन, ये 2 तक करेगा 3.67, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज हुआ, समझ गया। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। क्या एरर होती है, हाँ, कैलकुलेशन करने में हमेशा एरर होती है, हमेशा। तो क्या खत्म किया जा सकता है, नहीं।
नहीं। तो कैलकुलेशन में जो एरर होती है वो हम खत्म नहीं कर सकते, तब सर हम मिनिमाइज करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है उसमें जो हमारा एरर आ रहा है वो कम से कम आए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एरर देखना पड़ेगा कि एरर क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या तरीके हैं जिससे हम अपने एरर्स को मिनिमाइज कर लें, क्योंकि हम उसे खत्म नहीं कर सकते। आफ्टर ऑल वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, ठीक है, जहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा होती रहती हैं। टेम्परेचर रहता है, बढ़ता घटता रहता है, तो चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती। जब चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती तो वहाँ पे एरर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब देखा जाए कि एरर कैसा होता है। देखिए, एरर तो पहली चीज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज आप, मेरे फ़ोन का वेट 248 ग्राम है, किसी ने मेजर किया 249, किसी ने मेजर किया 247, तो 9 वाले ने पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव एरर ले लिया, और 247 वाले ने पॉजिटिव एरर ले लिया। अब देखिए कितने तरीके के एरर होते हैं। तो पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब जिस चीज़ में आप मेजर कर रहे हैं उसी में थोड़ी दिक्कत है। आपको याद होगा कि जो बचपन में आपकी स्केल होती थी, कभी कभी वो यहाँ कोने से टूट जाती थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर है। आप अब वहां पे मेजर नहीं कर पा रहे कि वो वन की स्टार्टिंग कहाँ से है। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब आप टेक्निक, मेजर करने की टेक्निक आपकी गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कुछ मेजर करना है, ये 1 है, ये 0 है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है कि 0 से, यहाँ से मेजर करना है कि यहाँ से। तो ये आपकी टेक्निक है कि आपको आता नहीं है। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, जब टेक्निक गलत हो जाए। या फिर कभी कभी इसी में आता है पैरलेक्स इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जब कभी किसी एंगल को जब देखेंगे आप लोग, 11th में एक एक्सपेरिमेंट होता है कि यहाँ से देखने पे कुछ चीज़ें अलग दिखाई देती हैं, यहाँ से देखने पे अलग दिखाई देती है। तो ये होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। थर्ड इज व्हाट, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर में क्या होता है कि हमारे थ्रू हमने कुछ लापरवाही की और उससे गलती होगी। फॉर एग्जांपल हमने जल्दबाजी में किया एक्सपेरिमेंट, तब हमने सही वैल्यू नहीं ली, ठीक है। तो इसमें हम गलती करते हैं। टेकिंग, जैसे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट नहीं करना, ठीक है। कैलिब्रेशन मतलब कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसे सही नहीं करना, जैसा पड़ा हुआ है उसे ला के कैलकुलेशन कर देना। जनरली फिजिक्स की लैब में हर जगह होता है कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कैलिब्रेट नहीं होते, तो वहाँ पे एरर बहुत आसानी और जल्दी आती है। प्रॉपर एटमॉस्फेयर में एक्सपेरिमेंट ना हो। प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऐसा, यस। देखिए कभी कभी आप देखते होंगे जो बाइक वगैरह आती है उसमें बताता है कि इसकी माइलेज ये है। आपकी बाइक का जो माइलेज है वो मान लीजिए कि है 40 किलोमीटर, और जब आप ऑन रोड ले आते हैं तो उसका माइलेज आता है 35 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब इसकी टेस्टिंग हो रही थी तो उसका जो एटमॉस्फेयर था वो प्रॉपर एटमॉस्फेयर था, इतना प्रेशर था, इतना टेम्परेचर था। और जैसे ही आप इसको ऑन रोड ले आए सारी कंडीशन चेंज हो गई। जैसे ही कंडीशन चेंज हुई तो वहाँ पे उसका परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जब भी आप देखेंगे कि ध्यान से कि सपोज लिखा होगा कि बाइक की जो माइलेज है वो 40 किलोमीटर है, तो उसके नीचे एक स्टार लगा के लिखा रहेगा कि अंडर प्रॉपर कंडीशन या फिर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो वहाँ उस जगह पे रखी गई होती है जहाँ पे टेस्ट किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारा आता है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होता है? अच्छा, ऊपर वाले एरर को हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, परफेक्शन, पर्सनल एरर, इन सबको सही किया जा सकता है। क्यों सही किया जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली देखिए कि हमें पता है ना कि ये वाला एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है, तो हमने इंस्ट्रूमेंट सही कर लिया। ये वाला टेक्निक गलत हो गई तो फिर करके टेक्निक सही कर लेंगे। पर्सनल एरर हमें पता चल गया कि ऐसा है कि हमने थोड़ा गलत देखा था, फिर से करके सही कर लिया गया। ये रैंडम एरर है, ये सही नहीं होता, ये मिनिमाइज बस कर सकते हैं। रैंडम एरर पता नहीं चलेगा क्योंकि पहली बार जो उसका रीजन होगा एरर लाने का हो सकता है अगली बार ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हवा का झोंका आया और मेरा एक्सपेरिमेंट हिल गया। तो अब अगली बार करेंगे तो जरूरी नहीं है ना कि सेम हवा का झोंका आए उतनी ही वेलोसिटी से उतनी ही डायरेक्शन में। तो अब ये रैंडम एरर है, ठीक है, तो इसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो व्हाट वी डू इन द केस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वी विल ट्राई टू मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम जो मैंने बताया, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन, कोई चीज़ आ जाती है, टेम्परेचर बदल गया,
वाइब्रेशन आ गया, पर्सनल एरर हो गई। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम सिर्फ मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते अपने रैंडम एरर को। अच्छा, अब देखिए लीस्ट काउंट क्या होता है यहाँ पे। व्हाट इज लीस्ट काउंट? एरर स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट काउंट एरर स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट तो वो मेजरिंग क्या करेगी, जैसे हमारी स्केल जो होती है वो 1.5 मीटर तक मेजर करती है सेंटीमीटर में। अब जब ऐसे देखिए कि हमारी स्केल होती है, एक मिनट, बड़ी बहुत भयानक स्केल बन गई कि जी। तो ये जो आपकी स्केल होती है वहां पे मार्किंग होती है, ऐसे आप देखेंगे। क्यों? तो ये क्या बताता है? 0, सपोज 1, 2। तो ये उसके बीच में बताता है कि ये, अगर इसको मान लीजिए कि हमको ये पॉइंट लेना है, ये पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा 1.2। तो ये जो बता रहा है ना, ये लीस्ट काउंट है कि डेसिमल के एक डिजिट के बाद तक हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद और छोटा छोटा इसके अंदर बना हो तो अंदर भी जा सकते हैं 1.21, डेसिमल के 2 डिजिट तक। तो ये लीस्ट काउंट होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के कितने डिजिट के बाद तक आपका मिनिमम कितने डिजिट तक काउंट कर सकता है या फिर आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। ठीक है। और उसके बाद लीस्ट काउंट को भी मिनिमाइज करने के और सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतना, जितना ज़्यादा देखिए रिजोल्यूशन होगा उतना कम लीस्ट काउंट होगा, एरर आएगा। अब यहाँ से कुछ थ्योरी पार्ट खत्म होता है आपका और शुरू होता है थोड़ा क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल पार्ट। तो यहाँ पे चीज़ों को समझा जाए बहुत आराम से और धीरे धीरे कि पहले देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। अब एग्जांपल की मान लीजिए कि कुछ लोगों ने 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 n लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। n लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और सबने लाके वैल्यू दी कि भैया मेरी वैल्यू A1 आ रही है, मेरी A2 आ रही है, मेरी A3 आ रही है, मेरी AN आ रही है। और n लोग थे तो हमने उसका मीन निकाल लिया। इसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो जब इतने लोगों ने किया है और इतनी आई है तो इसका जो मीन निकलेगा वही को हम थोड़ी देर मान लेते हैं कि ट्रू वैल्यू हमारी। ठीक है। मतलब हमने मान लिया कि सपोज हम अगेन एग्जांपल ले रहे हैं मेरे फ़ोन का, तो इसको मान लीजिए 15 लोग ले गए और इसका वेट मेजर किया और सब ने ला के दिया। अब सब ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा अलग बताएंगे लेकिन कहीं ना कहीं कोई कम बताएगा कोई ज़्यादा बताएगा। तो हमने जब एवरेज लिया तो ए मीन निकाला। तो हमने कहा कि ए मीन हमारा आ रहा है 248 ग्राम। तो ये फिलहाल के लिए हमारी क्या हो गई? ट्रू वैल्यू। जो ए मीन होता है उसको ही हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि मान लीजिए 1 वाले ने कहा कि सर 248.5 ग्राम है और ट्रू वैल्यू क्या है? 248 ग्राम है। तो यहाँ पे एरर कितना आया? एरर आया ए मीन माइनस ए वन का। तो कितना हो गया बताइए? ए मीन 248 माइनस 0.5 ग्राम एरर आया, वो माइनस 0.5 ग्राम आया। तो ये उसका एरर है डेल्टा एवन, एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये होता है एब्सोल्यूट एरर, ए मीन या फिर ए ट्रू वैल्यू माइनस जो भी उसने लाया हो। नेक्स्ट आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या? अब ऑब्वियसली देखिए इसका निगेटिव आ रहा है, किसी का पॉजिटिव आएगा, तो सबका मॉड लेके एब्सोल्यूट एरर का मीन ले लीजिए तो आपको आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू, सिंपल सी बात। और यहीं से परसेंटेज एरर क्या आएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंट पर 100 पे आपकी आ जाएगी परसेंटेज एरर। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या होता है। मतलब जब अभी आपने देखा लेंथ में कुछ एरर आई, टाइम में आई, तो वेलोसिटी में कितनी एरर आएगी, इन चीज़ों का जो कैलकुलेशन होगा और कुछ और जो क्वेश्चन वगैरह होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब के लिए आप थ्योरी देख लीजिए
और अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल G10 क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।